तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग एनसीएल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 25 नंबर क्वेश्चन तक अपने लोग देख चुके थे। अगर आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो सारा का पेपर का जो लेवल होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। इसलिए आप लोग को मैं पहले एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में थ्योरी का जो क्लास है चैप्टर वाइज स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब करना है, साथ में दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लेजर बीम वेल्डिंग प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है प्रक्रिया वेल्डिंग के स्रोत के रूप में प्रवर्धित प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो सही बात है, लेजर बीम वेल्डिंग में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा का यूज करते हैं। बी में कह रहा है प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से वैक्यूम की आवश्यकता होती है। तो हम लोग को वैक्यूम की आवश्यकता लेजर बीम वेल्डिंग में नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 27 नंबर में कह रहा है कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में प्लाज्मा किसके द्वारा उत्पन्न करते हैं। तो प्लाज्मा जो उत्पन्न होता है आपका हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन उच्चतम तापमान देता है। मतलब ऑक्सी हाइड्रोजन है, उसके बाद ऑक्सी एलपीजी है, ऑक्सी एसिटिलीन है और ऑक्सी वायु है। कह रहा है अगर आप लोग ये 4 वेल्डिंग दिया हुआ है, गैस वेल्डिंग, इसमें से आप लोग कौन सा यूज करेंगे तो अधिकतम तापमान निकलेगा। तो हाइड्रोजन का जो मैक्सिमम तापमान होता है वो 2700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, उसके बाद आपका ऑक्सी एसिटिलीन का होता है वो लगभग 3300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। उसके बाद आपका क्या है वायु एसिटिलीन, इसका जो होता है 1875 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और ऑक्सी एलपीजी का लगभग 2200-2300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो आपका अधिकतम तापमान किस में मिल रहा है, तो ऑक्सी एसिटिलीन जब आप लोग यूज करते हैं तो आपको सबसे अधिकतम तापमान मिल रहा है 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सी एसिटिलीन। ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सोल्डरिंग में फ्लक्स का उद्देश्य क्या है। तो सोल्डरिंग में जो फ्लक्स का उद्देश्य होता है वो आपके ऑक्साइड के फॉर्मेशन को रोकता है, मतलब ऑक्साइड बनने से रोकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्साइड के गठन को रोकना। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑक्साइड को गठन को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के लिए धातु की मोटाई आमतौर पर कितनी प्रतिबंधित होती है। मतलब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कितने मोटे धातु का आप लोग वेल्ड कर सकते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग से है वो मैक्सिमम 3 mm तक की प्लेट को आप लोग वेल्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा को आप लोग वेल्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वेल्डिंग स्थिति जिसमें एक इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग कार्य किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग जो है वो किस में कार्य करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग जो हमेशा वर्टिकल स्थिति में कार्य करता है, मतलब लंबवत में। देखिए इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग कुछ इस टाइप से होता है, नीचे इस टाइप से आपका वर्क पीस रहेगा और ये ऊपर से वेल्डिंग करेगा, इस टाइप से मेटल को फिलअप करते जाएगा। तो क्या हो गया, ये ऊपर से मेटल फिलअप करेगा, ये यहाँ से ऊपर से मेटल फिलअप करेगा। तो क्या हो गया, वर्टिकल स्थिति में आप लोग वेल्डिंग करते हैं, मतलब लंबवत स्थिति में वेल्डिंग करते हैं इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस वेल्डिंग कार्य के दौरान नियामक का क्या कार्य है। नियामक मतलब होता है रेगुलेटर। तो रेगुलेटर जो है वो आपका वर्किंग प्रेशर सेट करता है, मतलब कार्यकारी दाब को निर्धारित करता है। रेगुलेटर का एक ही काम होता है वर्किंग प्रेशर को सेट करना। वैसे रेगुलेटर को अगर आप अंदर जाइएगा तो रेगुलेटर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल स्टेज, एक होता है डबल स्टेज। खैर जब थ्योरी का क्लास देखेंगे तो उसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 34 नंबर में धातु सक्रिय गैस आर्क वेल्डिंग निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग करता है। मतलब मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, इसको शॉर्टकट में मैग बोलते हैं। ठीक है, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है कि किसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे एक्टिव गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक्टिव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और इसी में आप लोग आर्गन और हीलियम का यूज कर लीजिएगा तो ये आपका मिग वेल्डिंग हो जाएगा।
कौन सा वेल्डिंग हो जाएगा, मिग वेल्डिंग में। तो कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है कि मैग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, और मिग का फुल फॉर्म तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है। ठीक है, अच्छा मैग इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक एक्टिव गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डीसी वेल्डिंग में सीधी ध्रुवता की संतुष्टि निम्नलिखित में से किस स्थिति में की जाती है। मतलब आप लोग जब डीसी में स्ट्रेट पोलैरिटी वेल्डिंग करते हैं तो आप लोग को कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करना है। तो देखिए स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होगा, ये मेरा मान लेते हैं वर्क पीस है और ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड, ये आपका पावर सोर्स हो गया, ये पावर सोर्स हो गया। तो एक तो आपका किससे कनेक्ट रहेगा, एक टर्मिनल तो आपका इलेक्ट्रोड से कनेक्ट रहेगा, दूसरा टर्मिनल आपके वर्क पीस से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, तो अब ये कह रहा है डीसी वेल्डिंग है तो इसमें एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमको क्या कर रहा है, सीधी ध्रुवता मतलब स्ट्रेट पोलैरिटी। तो स्ट्रेट पोलैरिटी में वर्क सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रोड क्या होता है, निगेटिव होता है। इस स्थिति में आप कौन सा इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, तो इस स्थिति में हम लोग करते हैं हल्का लेपित इलेक्ट्रोड, मतलब लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड का यहाँ पे यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रोड है ना वो निगेटिव है, निगेटिव के कारण इसको 1/3 हीट मिल रहा है, इसको 2/3 हीट मिल रहा है, मतलब 2/3 उष्मा मिल रहा है किसको, वर्क पीस को, और 1/3 उष्मा मिल रहा है किसको, इलेक्ट्रोड को। तो इसलिए सीधा ध्रुवता जो होता है मतलब स्ट्रेट पोलैरिटी जो होता है इसमें हम लोग लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, मतलब हल्की लेपित इलेक्ट्रोड। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सी प्रति यूनिट समय में वेल्ड धातु की एक बड़ी मात्रा जमा करती है। मतलब क्या है कि आप कौन सा वेल्डिंग करेंगे तो आपका डिपोजिशन जो है वो ज़्यादा होगा, मतलब मेटल जो है वो ज़्यादा फिलअप होगा। मतलब इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे तो देखिए सबसे पहला आपका लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये तो हाइड्रोजन कंट्रोल करेगा और क्रैक से बचाएगा। उसके बाद है आपका हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड, तो इस पे जो कोटिंग रहेगी वो मोटी रहेगी लेकिन अलग अलग प्रकार की रहेगी। लेकिन आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड जो होता है ये बहुत ज़्यादा मतलब मेटल फिलअप करता है, मतलब वेल्ड धातु की एक बड़ी मात्रा जमा करता है। कौन सा, तो आयरन पाउडर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयरन पाउडर, मतलब लो पाउडर इलेक्ट्रोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में आर्क की लंबाई मतलब कितना होगा। आर्क वेल्डिंग में आर्क की लंबाई लगभग किसके बराबर होती है, तो आर्क वेल्डिंग में जो आर्क का लंबाई होता है ना वो इलेक्ट्रोड के व्यास के बराबर होता है, इलेक्ट्रोड के डायामीटर के बराबर होता है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगला है संचिकित लोहा मतलब कास्ट आयरन, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की किस गुण स्वभाव के कारण वेल्ड करना मुश्किल होता है। तो देखिए कास्ट आयरन को किस गुण स्वभाव के कारण वेल्ड करने में मुश्किल होती है, तो इसकी कठोरता और भंगुरता के कारण। अच्छा इसमें कठोरता भंगुरता क्यों आता है, क्योंकि इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा होता है, 2 से 4% तक कास्ट आयरन में कार्बन होता है, इसलिए क्या हो जाता है, कठोर और भंगुर हो जाता है, इसीलिए हमको इसको वेल्ड करने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइप वेल्डिंग के लिए नोजल का चयन निर्भर करता है। तो पाइप वेल्डिंग में जो हम लोग नोजल का चयन करते हैं वो पाइप की दीवार की मोटाई पे करते हैं, मतलब पाइप की वॉल थिकनेस पे डिपेंड करता है। क्यों, देखिए मान लीजिए आपका एक पाइप है, ठीक है, और ये आपका एक प्लेट है, ये लीजिए हम इसको पाइप बना देते हैं, ये आपका क्या हो गया, एक पाइप हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या है, प्लेट है। तो देखिए प्लेट का मोटाई तो इतना हो गया जो है वो ये इतना दूर जितना मोटा है ये तो ये हो गया, और पाइप की क्या हो गया, इतना जो मोटा है एक्चुअल में वही उतना ही मेटल है, ये तो क्या है, ये तो खाली है, बीच में जो खोखला भाग है वो खाली है। इसीलिए पाइप की जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो इसका नोजल का चयन किस पे निर्भर करेगा, वॉल थिकनेस पे, क्योंकि एक्चुअल में तो मेटल इतना ही है ना। इसलिए जब भी हम लोग पाइप का वेल्डिंग करते हैं तो उसका जो नोजल का चयन करते हैं वो वॉल थिकनेस के हिसाब से करते हैं, मतलब पाइप की वॉल की मोटाई के अनुसार से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टाका लगाने वाले लोहा
किस कारण से तांबे के बने होते हैं? क्योंकि तांबा जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मतलब ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। यहाँ पे अच्छा छोड़ दिया है, सीधा ऊष्मा का सुचालक दे दिया है। तो यही भी वो ये हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी में सही लिखा हुआ है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि अंग्रेजी के क्वेश्चन को ज़्यादा कंसिडर्ड किया जाता है, इसलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा हर एक क्वेश्चन का इंग्लिश थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी जानने की कोशिश कीजिएगा। 41 में कह रहा है एक संधानिक प्रकाश किरण का उपयोग किस में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? मतलब क्या कह रहा है? लाइट बीम। तो लाइट बीम मतलब क्या कह रहा है? लाइट बीम मतलब और प्रकाश किरण। तो सीधा सीधे बात है, लाइट का यूज करते हैं। टीआईजी में लाइट का यूज होता नहीं है, एमआईजी में लाइट का होता नहीं है, पुरकजन वेल्डिंग में मतलब आघात वेल्डिंग आघात वेल्डिंग में हम लोग लाइट का यूज करते नहीं। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? लेजर वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग, इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? लाइट बीम का यूज करते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बिजली के कारण लगी आग को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? तो जैसे देखिए, बिजली से आग लगेगा तो तेल से तो उसको हम लोग बुझा नहीं सकते हैं। उसके बाद कह रहा परवाहिका अग्निशामक एजेंट, तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। उसके बाद हम लोग किससे बुझा सकते हैं? CO2 से बुझा सकते हैं, एक CCl4 से बुझा सकते हैं, हेलोन से बुझा सकते हैं। CCl4 इसी को कहते हैं, हेलोन इसी को कहते हैं। और CCl4 का जो नाम होता है वो क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CTC। या तो आप CTC आपको ऑप्शन में मिलेगा या तो CO2 मिलेगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, CO2 अग्निशामक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वेल्ड धातु में किस गैस की उपस्थिति के कारण दरार का हानिकारक प्रभाव आता है? तो आपका हाइड्रोजन गैस होता है ना, हाइड्रोजन गैस के कारण आपका क्या आता है? दरार आता है। इसलिए हम लोग हाइड्रोजन नियंत्रण इलेक्ट्रोड भी यूज करते हैं ताकि क्या हो? क्रैक ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है लेजर शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए एक संक्षिप्त नाम है? मतलब कह रहा है ये आपको 4 फुल फॉर्म दिया हुआ है, कह रहा है इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये किसके लिए है? या तो आप दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन नंबर ए। इसमें तो कुछ है नहीं, फुल फॉर्म पूछा गया, सीधा सीधा आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में आपका क्या है? मैथ का क्वेश्चन है 45 नंबर। 46 भी मैथ है, 47 मैथ है, 48 मैथ है, 49 मैथ है, 50, 51, 52, 53, 54, 55 तक आपका मैथ है। तो अगर आप लोग को मैथ का भी आप लोग सोल्यूशन देखना चाहते तो कमेंट करिएगा, मैं एक अलग से थोड़ा देर का वीडियो बना दूंगा उसके लिए भी। अभी सिर्फ थ्योरी का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन तक आपका क्या हो गया? मैथ हो गया। 56 में देखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गाइडेड बेंड टेस्ट का उपयोग निम्नलिखित में से किसको निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो ये जो टेस्ट होता है गाइडेड बेंड टेस्ट, इससे हम लोग क्या करते हैं? तन्यता का निर्धारण करते हैं। ये सीधा सीधा हो जाएगा, क्योंकि लगभग 8-10 टेस्ट है, सारा का सारा आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। जब थ्योरी पढ़ाएंगे आपको तो सारा का सारा उसमें क्लियर करा देंगे। गाइड बेंड टेस्ट, फटीक टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, एक्सरे टेस्ट, सारा का सारा आपको क्लियर करा देंगे जिस टाइम थ्योरी पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए किस किस टॉपिक से पूछा जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है टंगस्टन इलेक्ट्रोड टिप पिघलने और वेल्ड धातु पर जमा होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर टंगस्टन का मेरा इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए उसका टिप पिघल के आपके वेल्ड धातु में मिल गया, तो उसको क्या कहेंगे? वेल्ड संदूषण, कंटामिनेशन इन द वेल्ड। मतलब क्या हो जाएगा? वेल्ड धातु को संदूषण कर देगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वेल्ड संदूषण। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि अगर टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, अगर वो पिघल कर वेल्ड धातु में मिल गया तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसको हम क्या कहते हैं? वेल्ड संदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नम अवस्था में करने के लिए कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया सुरक्षित है? देखिए आर्क वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं? नम मतलब होता है गीला अवस्था। आर्क वेल्डिंग में हम लोग करंट का यूज करते हैं।
तो गीला अवस्था में करंट का यूज नहीं करना चाहिए। एमआईजी वेल्डिंग में भी करंट का यूज करते हैं और टीआईजी वेल्डिंग में भी करंट का यूज करते हैं। तो जिस जिस वेल्डिंग में हम लोग करंट का यूज करते हैं उसको नम अवस्था में नहीं करेंगे या गीला अवस्था में नहीं करेंगे। लेकिन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में हम लोग करंट का यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग इसका गीला अवस्था या नम अवस्था में वेल्डिंग कर सकते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में भी वही पूछ रहा है, नम अवस्था में कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया सुरक्षित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सी निम्न उष्मा आगत इलेक्ट्रोड का उपयोग कास्ट आयरन वर्क की मरम्मत में किया जाता है। मतलब लो हीट इनपुट इलेक्ट्रोड का यूज। तो लो हीट इनपुट जो है वो आपका टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है और हम लोग कास्ट आयरन की मरम्मत के लिए लो हीट इनपुट इलेक्ट्रोड के तौर पे टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है कि स्पॉट वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के ज्वाइंट का उपयोग करते हैं। तो स्पॉट वेल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ लैप ज्वाइंट हम लोग बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, देखिए क्योंकि एक इलेक्ट्रोड ऊपर से होता है पॉइंटेड इलेक्ट्रोड, एक पॉइंटेड इलेक्ट्रोड क्या होता है नीचे से होता है, ठीक है। और इसके बीच में क्या रहता है मेरा, इसके बीच में वर्क पीस रहता है इस टाइप से। अब इस दोनों पे इस टाइप से ये चढ़ा के वर्क पीस है। अब यहाँ पे जो हम लोग वेल्डिंग करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे वेल्डिंग करेंगे, तो वेल्डिंग जैसे ही करेंगे तो ये क्या है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर ओवरलैप है। एक सेकंड एक प्लेट क्या है दूसरे प्लेट के ऊपर ओवरलैप है। तो ये क्या है, हम जो यहाँ पे प्लेट रख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रख रहे हैं, तो ये मेरा कौन सा है, लैप है। इसीलिए स्पॉट वेल्डिंग में सिर्फ लैप, केवल और केवल लैप ज्वाइंट बना सकते हैं और कोई ज्वाइंट नहीं बना सकते। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लैप। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 में कह रहा है निम्न हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उपयोग से पहले किस मतलब क्यों उसको सेकते हैं, किस लिए सेका जाता है। तो हम लोग जो सेकते हैं ताकि मेरा जो इलेक्ट्रोड में जो नमी रहे वो सूख जाए। मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमको इलेक्ट्रोड में से नमी हटाना है। ये आपका मान लेते हैं इलेक्ट्रोड है, ये आपका क्या है इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड रखा हुआ है तो इसके कोटिंग क्या होगा, नमी को कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये खुले में रख दिए हैं तो इलेक्ट्रोड में क्या होगा, नमी एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर नमी हो जाएगा तो फिर हाइड्रोजन निम्न हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करने का कोई मतलब बनेगा नहीं। इसलिए क्या होगा, वेल्ड नमी रहित बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सेकते हैं निम्न हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करने से पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया उपभोग्य इलेक्ट्रोड का उपयोग करती है, उपभोग्य इलेक्ट्रोड का यूज करती है। देखिए क्या है, सबसे पहले टीआईजी। तो टीआईजी में जो मेरा टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है वो पिघलता नहीं है, मतलब उपभोज्य नहीं होता है, कंज्यूम नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। सी में है थर्मिट वेल्डिंग। हम लोग थर्मिट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का यूज करते ही नहीं है, ठीक है। थर्मिट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का यूज करते नहीं, इसलिए आपका ये होने हो जाएगा। उसके बाद है एमआईजी। तो एमआईजी वेल्डिंग में हम लोग इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं वायर रोल के रूप में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 63 में कि आर्क वेल्डिंग में लेपित इलेक्ट्रोड रॉड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब कह रहा है आर्क वेल्डिंग में जो मेरा इलेक्ट्रोड होता है कोटेड इलेक्ट्रोड, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है रोड और कोटिंग दोनों एक साथ पिघलते हैं, नहीं गलत बात है। कोटिंग पहले पिघलती है फिर रॉड पिघलते हैं, ये भी गलत बात है। सी में कह रहा है कौन पहले पिघलेगा हुए इस्तेमाल की गई पोलैरिटी पर निर्भर करता है, ये भी गलत बात है। देखिए अब डी कह रहा है रॉड पहले पिघलती है और फिर कोटिंग फैक्टर। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, पहले आपका क्या पिघलेगा, रॉड पिघलेगा, उसके बाद क्या पिघलेगा, कोटिंग पिघलेगा। देखिए दोनों अगर एक साथ पिघल जाए तो आपके क्या हो जाएगा, आर्क स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक। इसीलिए पहले क्या पिघलता है, रॉड पिघलता है, उसके बाद आपका क्या पिघलता है, कोटिंग पिघलता है। इसलिए आपका आर्क क्या होता है, स्टेबल रहता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कौन सा इलेक्ट्रोड में स्टेबल आर्क मिलता है। मतलब आपको दे देगा एक वेयर इलेक्ट्रोड, एक दे देगा कोटेड इलेक्ट्रोड। तो कोटेड इलेक्ट्रोड में आर्क ज़्यादा स्टेबल रहता है, ठीक।
ये क्यों रहता है? क्योंकि पहले मेरा क्या होता है, रॉड पिघलता है, उसके बाद कोटिंग पिघलता है। उतना देर में जो आपका साइकिल चलता है 50 हर्ट्ज जो होता है एसी का, तो 1 सेकेंड में क्या होता है 50 बार अप डाउन होता है। इसी में जो है आपका क्या होता है, इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। ओके, क्यों करते हैं आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है आपको एक इलेक्ट्रोड का कोडिंग दिया है कि वर्गीकरण में तृतीय स्थान पर संख्या 2 क्या दर्शाता है। तो मैं थोड़ा सा इसको मैं डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले आपका क्या है, तो सबसे पहले है आपका, इसको मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ ब्रदर, हाँ ये ठीक है। सबसे पहला EB5426HJK। तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि E क्या है, B क्या है, 5426HJX क्या है। तो देखिए यहाँ पे E मतलब होता है आपका जो इलेक्ट्रोड है उसकी कोटिंग एक्सट्रूजन मेथड से की गई है। B का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रोड है वो बेस कोटेड है। और दो संख्या जो होती है, पहली दो संख्या 42, इसका क्या बताती है, स्ट्रेंथ बताती है, ठीक है। और 2 जो होती है तीसरी संख्या, वो स्थिति बताती है, ठीक। आपका H बताता है हाइड्रोजन कंट्रोल और X आपका क्या दर्शाता है, तो रेडियोग्राफी गुणवत्ता, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेल्डिंग स्थिति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 65 में कह रहा है कि निम्नलिखित इलेक्ट्रोड में से कौन सा इलेक्ट्रोड AC और DC दोनों वेल्डिंग मशीन पर इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए AC और DC दोनों में हम लोग एक ही इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। वो कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, हल्का इस्पात लेपित इलेक्ट्रोड, मतलब माइल्ड स्टील कोटेड इलेक्ट्रोड का हम लोग यूज करते हैं। हल्का इस्पात लेपित इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं AC में भी DC में भी। 66 में कह रहा है कि EMF विद्युत वाहक बल के मापने की इकाई है। ये तो वोल्टेज क्या होता है, क्योंकि EMF एक प्रकार का वोल्टेज ही होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रेल की पटरियों को वेल्डिंग करने के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। मतलब रेलवे ट्रैक को जो वेल्ड करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया का यूज करती है। तो फेवरेट क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछता है, राइट आंसर आपका क्या होगा, थर्मिट वेल्डिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा, थर्माइट वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कारण निम्नलिखित में से क्या गैस सिलेंडर रेगुलेटर और छिद्र पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए गैस सिलेंडर जो है वहाँ पे रेगुलेटर हो या छिद्र हो, इसके आसपास हम लोग किसका यूज नहीं करते, कभी भी तेल का यूज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि तेल के कारण क्या होगा, तेल और ग्रीस दोनों का यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे आग लग सकती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तेल का यूज नहीं करते हैं रेगुलेटर के आसपास या छिद्र के आसपास। 69 नंबर में कह रहा है यदि आग नोक से दूर जलने लगे तो निम्नलिखित में से किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है, ब्लो पाइप है और ये आपका क्या हो गया, टिप हो गया, ठीक। एक सेकेंड में फिर से बनाता हूँ। ये आपका ब्लो पाइप है मान लेते हैं, ठीक है। ये जो आपका फ्लेम बन रहा है वो यहाँ से बनना शुरू हो रहा है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, जो कि फ्लेम जो आपका बनना चाहिए, मान ले यहाँ से आपका फ्लेम बनना चाहिए, लेकिन फ्लेम क्या हो रहा है, ये फ्लेम यहाँ से बनना चाहिए, यहाँ से, जो कि ये फ्लेम यहाँ से बन रहा है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लेने के बाद। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये जो कंडीशन आता है, आपका फ्लेम जो टिप से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे बनता है, उसका एक ही कारण होता है कि गैस का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण वो फ्लेम आपका ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके बनता है, जो कि नॉर्मली इस टाइप का बनना चाहिए लेकिन बनता है इस टाइप का। देखिए कितना ज़्यादा गैप है इसके बीच में। तो इसको आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग को सिंपल सा क्या करना होगा, गैस के दबाव को कम कर दीजिए, गैस के प्रेशर को कम कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका ठीक हो जाएगा ये प्रॉब्लम। सिंगल इसका एक ही रीज़न होता है इतना दूर जलने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है वेल्डिंग के दौरान अपूर्ण फ्यूजन निम्नलिखित में से किस कारण
किस कारण द्वारा होता है। मतलब कह रहा है आपका फ्यूजन जो कम हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है। फ्यूजन क्या हो रहा है आपका अपूर्ण, मतलब पूरे अच्छे तरीके से आपका फ्यूजन नहीं हो पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है बहुत अधिक करंट। बहुत अधिक करंट है तो ज़्यादा फ्यूजन हो जाएगा, बहुत कम करंट। हाँ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि करंट कम है इसलिए फ्यूजन ठीक से नहीं हो पा रहा है, मेटल ठीक से नहीं गल पा रहा है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्त को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा।